Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the beneficent and the most merciful. So जो रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम नहीं हो पाई थी रात को, उसी के चंक्स को आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट सो दैट यू कुड easily go through it. So basically, we were studying the basics or fundamentals of clinical research. So we will start in a second. So. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So जो क्लिनिकल रिसर्च के फंडामेंटल्स हैं उनको स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम ये स्टडी करेंगे या हम इनको पढ़ेंगे या इनको समझेंगे तो हमारा क्या मकसद होगा और इससे हम क्या इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली क्लिनिकल रिसर्च को पढ़ने से बहुत टाइप की रिसर्चेज होती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की रिसर्च हो, मतलब आपकी जो भी डोमेन है उसकी हर डोमेन की डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च होती है. इसमें मेजरली हम डिफाइन करते हैं कि एक होती है वेट लैब रिसर्च, एक होती है ड्राई लैब रिसर्च, और अब इन सिलिको रिसर्च भी है जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं. ठीक है. अब इसमें ये होता है कि वेट लैब रिसर्च में आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और जो ड्राई लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें आप लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनकी साइकी को जान रहे होते हैं, उन पे क्वेश्चनेयर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनसे सर्वे फिल करा रहे होते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनके ओपिनियंस जान रहे होते हैं, खुद के ओपिनियंस लाइक हाइपोथेसिस मफरूजा एक कहते हैं रिसर्च की एक लैंग्वेज में. तो हम वो एक कैटेगराइज करते हैं, फिर उसको ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो हम ये सारी चीजें आगे जाके पढ़ रहे होंगे. मूविंग टुवर्ड्स द इम्पैक्ट या फंडामेंटल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च का फायदा क्या है. तो सबसे पहले ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं. अगर किसी बंदे को ये पता ही नहीं होगा कि क्लिनिकल रिसर्च करनी कैसे है, तो वो कोई भी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा. अब इसमें मेजरली क्लिनिकल रिसर्च में या तो क्लिनिकल ट्रायल्स आ रहे होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज, जैसे कि केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स. अब ये सारी टाइप के जो ट्रायल्स होते हैं या रिसर्चेज होती हैं ये इसमें आ रही होती हैं, तो हम इंशाल्लाह आगे जाके इनको पढ़ेंगे. अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि किसी भी रिसर्च को या इन्वेस्टिगेशन को प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड कराना. ये नहीं है कि आप रेंडमली कोई भी स्टेप पहले पकड़ लिया और फिर कोई और चीज बाद में करना शुरू हो गए. नहीं, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम. पहले एक स्टेप है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है. सो इट इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. जैसे कि आपने एक रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन किया, उसके ऊपर जो भी डेटा था उसको कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसने उस पे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो लगाई और आपने रिजल्ट्स कंक्लूड किए, और फिर आपने एक साइंटिफिक आर्टिकल या फिर राइटिंग की और उसको पब्लिश किया, तो वो जो आम आवाम है उसके सामने आ गया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. और ये हम किस बेस पे करते हैं, जब हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज हो और हमें आइडिया हो कि क्लिनिकल रिसर्च कैसे करनी है. सेकेंडली, देयर इज कैटलाइजिंग इनोवेशन. कैटलाइजिंग इनोवेशन में ये है कि हम नए आइडियाज लेके आते हैं. जैसे कि पहले ऐसे होता था कि जो इंसुलिन होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन इंजेक्शंस जाती थी. अब इंसुलिन इंजेक्शन जब जा रही थी तो पेशेंट एडहेरेंस बहुत कम थी. हर जगह लेके उनको फिरना पड़ता था पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शंस और इंसुलिन के वाइल्स. तो अब क्या है कि इंसुलिन पेन्स हैं, और इंसुलिन पेन से वो लाइक दे हैव पेन, और वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी उनको नीड है, वहां पे वो एज रिक्वायर्ड अपनी डोज जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं. फिर उसके बाद मजीद इनोवेशन हुई और जो इंजेक्शन हैं उससे पंप्स की तरफ आया गया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन जो कि कंटिन्यूस चलती जा रही है. तो क्लिनिकल रिसर्च को सीखने का या उसको समझने का एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि आपको जब ये चीजें आ जाती हैं तो यू ट्राई टू फाइंड गैप्स इन द अर्लियर रिसर्चेस जो पहले हो चुकी होती हैं, और उन रिसर्चेस को फिर फुलफिल करने के लिए आप उस पर काम करते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो हैं उनको बनाते हैं और लाइक उनको मार्केट में लेके आते हैं.
यू वुड बी नाइंग के FDA नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी आई थिंक। तो वो क्या करती है कि USA की और ओवरऑल द वर्ल्ड, यूरोप को साइड पे कर लें, लेकिन USA के लिए और ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड लाइक एशिया, अफ्रीका, इनके लिए जो भी ड्रग्स लाइक रजिस्टर होती हैं वो FDA के थ्रू ज्यादातर हो रही होती हैं। और FDA ड्रग्स को रजिस्टर करता है और फिर वो मार्केट में आती हैं और फिर वो सेल होती हैं। तो होता क्या है कि हम ड्रग्स को बनाते हैं और फिर उनको क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके फेजेस होते हैं, फेज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इससे पास होती है फिर वो मार्केट में आती है। तो अगर किसी बंदे को क्लिनिकल रिसर्च का नॉलेज ही नहीं है, हाउ वुड ही डू काइंड ऑफ लाइक इम्पैक्टफुल रिसर्च के वो ट्रायल्स कैसे करने हैं, वो चीजें कैसे करनी है। So this is another impact of clinical research. Moving towards another impact के अब इससे होता क्या है कि पेशेंट के आउटकम्स ग्लोबली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले क्या था, डायबिटीज को ही अगर लेके चले हम देख रहे थे कि डायबिटीज की वजह से आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी, ठीक है। फिर ये होना शुरू हुआ कि बेहतर तौर पर ग्लूकोज की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई और बेहतर ड्रग्स आ गई, गाइडलाइंस अच्छे तरीके से आ गई। अब वो गाइडलाइंस जो हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, लेट मी चेक के रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, लेट्स सी द हाइपरटेंशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस आती हैं, ये हर सेकंड ईयर या फिर एवरी ईयर रिन्यू होती हैं। अब जब जब रिसर्च होती जाती है, नए नए एविडेंस आते रहते हैं, तो फिर ये एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ये हर डिजीज के लिए डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, वो बड़े माने जाने नाम होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फिर इन जो गाइडलाइंस होती है ना, इनको रीन्यू करते हैं, मतलब इनको अपडेट करते हैं। अब हमें पता चलता रहता है कि अगर किसी को एंजाइना है, तो अगर माइल्ड एंजाइना है तो हमने कौन सी ड्रग देनी है, अगर उसको सीवियर एंजाइना है तो हमने कौन सी ड्रग देनी है, और इस तरह की चीजें वो फिर गाइडलाइन में आती हैं। तो दिस इज अनदर इम्पैक्ट ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स द साइंटिफिक आर्टिकल टाइप्स। अब साइंटिफिक आर्टिकल की जो टाइप्स होती है ना, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च जो होती है। अब एक होती है ओरिजिनल रिसर्च और उसके साथ होते हैं रिव्यूज चल रहे होते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स चल रहे होते हैं, ठीक है। अब जो ओरिजिनल रिसर्च होती है ना, उस ओरिजिनल रिसर्च में आते हैं कोहार्ट स्टडीज आ जाती हैं, केस कंट्रोल स्टडीज आ जाती हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आ जाते हैं, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आ जाते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आ जाती हैं। ये सारी आती हैं ओरिजिनल रिसर्चेज में। हम आगे जाके इनको वन बाय वन देखेंगे भी कि ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे करते हैं सारा कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं रिव्यूज। अब रिव्यूज की ना, हम यहाँ पे देखते हैं, रिव्यूज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब रिव्यू आर्टिकल की जो मेन टाइप्स होती है ना, एक होता है नैरेटिव रिव्यू, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। वो सिंपल रिव्यू होता है, उसको हम सिंपल रिव्यू कहते हैं या फिर नैरेटिव रिव्यू आप कह देते हैं। फिर उसकी जो हाई फॉर्म होती है ना, मतलब अपर फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू। आगे जाके हम देख रहे होंगे कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है, स्कोपिंग रिव्यू क्या होता है, हम इनको कैसे कंडक्ट करते हैं। ये थोड़ी मतलब अपडेटेड फॉर्म है, और लाइक आगे की चीजें हैं तो वो फिर हम बेसिक्स पढ़ के फिर आगे इनकी तरफ चलेंगे। सो नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू में आप क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल अगर देखूं, गूगल स्कॉलर, सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू में आप प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल जिस डिजीज पे आप सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं, उसकी जो भी पुरानी रिसर्चेज हो रही होती हैं, और आपका जो टाइटल होता है उस पे, उस वाली सारी रिसर्चेज पे आप वो सिस्टमैटिकली उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल जॉट डाउन करते हैं कि इस स्टडी में ये चीज हुई थी, ठीक है।
अब वो सारी चीजें करके फिर आप प्रॉपरली उनको लिखते हैं और फिर जर्नल को भेजते हैं, सबमिशन होती है, फिर देन यू पब्लिश दैट। ये बहुत इजी स्टेप्स में बता रहा हूँ, इतना इजी होता नहीं है, लेकिन हम देखेंगे इसको कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब ये देखें, हम अभी आर्टिकल का स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे होंगे, तो लेट्स सी। आई होप सिस्टमैटिक रिव्यू, लेट्स सी। I'm unable to access them. I will show you properly, okay, in the next sessions. सिस्टमैटिक रिव्यू कैसे होती है, किस तरह दिखती है, मेटा एनालिसिस कैसे होते हैं, कोई पेपर एक दो में उनको डाउनलोड करके रखूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर आप उस सिस्टमैटिक रिव्यू पे अगर आप स्टैट्स लगाते हो, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, रेमन होता है, आर होता है, पाइथन होता है, हम उनमें ना स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, स्टैट्स लगा के चेक करते हैं कि अगर किसी चीज को हाइपोथेसाइज किया गया है तो उन सारी स्टडीज में वो हाइपोथेसिस कितना ट्रू है। लाइक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की दो चीजें होती हैं, आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनमें से कौन सी एक्सेप्ट हो रही है, तो वो मेटा एनालिसिस में अच्छी तरीके से पता चल रहा होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिव्यू आर्टिकल्स। पहले होता है नैरेटिव रिव्यू, जिसको आप सादा रिव्यू कह लें, फिर होता है सिस्टमैटिक रिव्यू, जिसमें आप सिस्टमैटिकली चलते हैं और सारी पिछले 5 साल की 10 साल की जितनी आपने रखे होता है टर्म, उसकी रिसर्चेज को आप एक रिव्यू की फॉर्म में इकट्ठी कर लेते हैं और उनको जॉट डाउन कर लेते हैं। फिर होता है मेटा एनालिसिस, जिसमें आप स्टैट्स भी लगा रहे होते हैं और कुछ रिजल्ट्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आ गया रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में फर्क, ठीक है। रिसर्च पेपर में आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, बस सिंपल ये फर्क है। जब तक आप कोई ना कोई इंटरवेंशन लगा रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, तब आपका पेपर रिसर्च पेपर बनता है, ठीक है। ओरिजिनल रिसर्च होती है ये आपकी। रिव्यू पेपर में आप किसी की रिसर्च को उठाते हैं, अपने एनालिसिस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी डायबिटीज की रिसर्चेज हुई, आपने देखा कि सीमाग्लूटाइड है, मेटफॉर्मिन है, बहुत सारी ड्रग्स हैं। अब आपने वो सारे पेपर्स जो हैं वो आ, एक फॉर्म में लिखे, अभी मैं आपको एक रिव्यू आर्टिकल दिखाऊंगा अभी, एक फॉर्म में लिखे और फिर अपने ओपिनियंस दिए कि इसमें क्या क्या मजीद किया जा सकता है, ठीक है। तो वो बन जाता है एक रिव्यू पेपर, ठीक है। अब रिसर्च पेपर में ओरिजिनल रिसर्च होती है, इसमें एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च होती है। रिसर्च पेपर में आप न्यू फाइंडिंग्स देते हैं कि आप एक नई रिसर्च कर रहे हैं, नया डेटा देके आ रहे हैं। और रिव्यू पेपर में आप पिछली जो रिसर्च हुई होती है उसी को समराइज कर रहे होते हैं, उसी को इकट्ठा करके लिख रहे होते हैं, उसी की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो पहले से रिसर्च हुई है उसका। रिसर्च पेपर को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, क्यों कि जो आप नया डेटा मार्केट में लेके आ रहे हैं, नया डेटा पब्लिश करा रहे हैं, नया कोई रिसर्च किया आपने, न्यू डेटा आ रहा है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो रिव्यू पेपर है वो सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स बनता है। लाइक प्राइमरी सोर्स किसी ने पहले दिया था, जो रिसर्चेज दी थी, आपने उसको लेके एक पेपर लिखा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पेपर, मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि रिव्यू पेपर। अब रिसर्च पेपर में हम इमराट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इमराट स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा क्या होता है। इट्स बेसिकली कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेथोडोलॉजी लिखते हैं, फिर रिजल्ट्स लिखते हैं, फिर डिस्कशन लिखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है रिसर्च पेपर का। रिव्यू पेपर का कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता। आप ब्रॉड फील्ड से एक लाइक कंस्ट्रक्टेड फील्ड तक आते हैं कि पहले अगर आपने डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पे डायबिटीज की आपने एक रिव्यू पेपर लिखा, आप पहले डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसकी डायग्नोसिस के बारे में, उस पर रिसर्चेज जो हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर मैनेजमेंट के हवाले से जो रिसर्चेज हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर अपने ओपिनियंस देंगे। तो ये होता है रिव्यू पेपर, ठीक है।
तो लेट अस सी सम ऑफ द पेपर्स दैट आर बीन गिवन हियर। अब ये एक ओरिजिनल रिसर्च पेपर है, इसमें जब भी हम खोलते हैं तो अगर तो ओरिजिनल रिसर्च पेपर हो तो वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोहॉर्ट स्टडीज हो गई, केस कंट्रोल स्टडीज हो गई, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ये सारी किसकी फॉर्म है? ये ओरिजिनल स्टडीज की फॉर्म है, यानी कि रिसर्च स्टडीज की। तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मतलब कि ये ओरिजिनल स्टडी है, एक ओरिजिनल रिसर्च है। ये आगे जर्नल का टाइटल लिखा आ रहा है प्लस वन में, ये पब्लिश हुआ हुआ है, ये उसकी डेट के कब पब्लिश हुआ। ये DUI होता है कि ये एक डिजिटल प्रिंट नंबर होता है, ठीक है। अब ये हर एक आर्टिकल या जो नेट पे चीज पड़ी होती है उसके लिए यूनिक होता है। अब कोई भी नेट पे ऐसी चीज नहीं होगी जिसका ये वाला DUI होगा। सो दिस इज यूनिक थिंग दैट इज बीन असाइंड फॉर स्पेसिफिक आर्टिकल या फिर जो भी नेट पे चीज होती है, ठीक है। अब ये कलेक्शन बताइए कौन सी कलेक्शन में। अब आगे टाइटल दिया होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली समरी, जो निचोड़ होता है ना पूरे आर्टिकल का, उसको 10-15 लाइंस में जो लिखा जाता है ना, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद इधर साइड पे आ जाता है कि आपको फुल टेक्स्ट अगर अवेलेबल है तो फुल टेक्स्ट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो फुल टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि पहले तो हमारे पास सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट आ रहा था ना, नीचे नए आर्टिकल्स आ रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास पूरा आर्टिकल खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये साथ में कॉन्टेक्स्ट भी दिया होता है सारा कि क्या क्या है इस आर्टिकल में। एब्स्ट्रैक्ट आ गया, साथ में बताया था इमराट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन आ गया, फिर मेथोडोलॉजी आ गई, फिर रिजल्ट्स आ गए, फिर डिस्कशन आ गई। ये इमराड हो गया, IMRD, इमराड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री जो भी इंफॉर्मेशन देंगे ना, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। वो किसी में, किसी रिसर्च आर्टिकल में कुछ होती है, किसी में कुछ होती है। जैसे कि इसमें कंक्लूजन कंक्लूजन हर एक में होती है। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, इसमें जो पेशेंट को एजुकेट करने के लिए जो मैनुअल उन्होंने यूज किया वो क्या था, ठीक है। अब ये वाला मैनुअल उन्होंने यूज किया कि किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब को पेशेंट यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतना इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो पेशेंट को एक मैनुअल दिया जाता है कि अगर इस तरह की चीजें हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, तो आपने घबराना नहीं है, आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, आपने इस तरह की चीजें करनी है। वो प्रॉपर ना गाइड करते हैं, ठीक है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंट हुई तो आप क्या क्या रिस्क फेस कर सकते हैं, ओवर वेट होंगे तो डायग्नोसिस कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने डाइट कैसे खाना है। तो ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल क्या है, कि आपने किस तरह एक्सरसाइजेज करनी है, क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है, हिप फ्लेक्शन करनी है, हिप एब्डक्शन करनी है, ब्रिजिंग करनी है, बाइसेप्स करना है, ट्राइसेप्स करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं। फिर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आपकी कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसने कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दी, लेकिन आपकी मेन मेन चीजों में हेल्प की। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च कर रहा था और मेरे मेंटोर हैं मिसाल के तौर पे सर जुनेद हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे किसी जगह पे गाइड किया कि आपने ये करना है तो फिर ये इस तरह बेहतर हो जाएगा। तो वो उस बंदे का नाम फिर मैं एक्नॉलेजमेंट में लिख लेता हूँ कि इस बंदे ने, दिस पर्सन हैज हेल्प मी अलॉट इन दिस 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 थिंग, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप वेट लैब की रिसर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री की रिसर्च कर रहे हैं, आप लैब में रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास HPLC नहीं है, HPLC नहीं है, आप HEC कराची में रब्ता करते हैं किसी बंदे के साथ, ठीक है। उसके पास HPLC पड़ा है, आप वो टेस्ट रन करके देता है, तो अगर तो वो एज ए ऑथर काम नहीं कर रहा तो आप फिर एक्नॉलेजमेंट में उसका नाम लिख देते हैं कि दिस पर्सन हैज हेल्प मी इन दिस थिंग, ठीक है। डेटा अवेलेबिलिटी, अब जो जो चीजें ये पड़ी हुई थी ना, अगर डेटा अवेलेबिलिटी सारा डेटा चेक करना है तो वो यहाँ पे डेटा मिल जाता है, ठीक है। मतलब उसके टेबल्स, उसके ग्राफ्स, उसकी मुख्तलिफ चीजें सारी वो इन लिंक्स में आ जाती हैं। ये सारा आ जाएगा यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू दैट, आई विल प्रोवाइड द PDF और पावर पॉइंट, ठीक है। डेटा अवेलेबिलिटी होगी, फिर उसके बाद फंडिंग स्टेटमेंट आ जाती है कि फंडिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिसर्च को फंड किया था या नहीं। फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं कि ये रेफरेंसेस इस तरह, ठीक है। हम रेफरेंसेस देखेंगे, आप एंड नोट या जुटेरा को देख के हम उससे करेंगे। अब ये 52 नंबर आर्टिकल है, जो यहाँ पे होगा ना, मतलब 52 नंबर, ये जो 52 नंबर रेफरेंस है ना, इससे ये वाला डेटा लिया गया, ठीक है। उन्होंने
एक डेटा लिया, मतलब इसे पढ़ा था, उसका निचोड़ लिया और फिर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया और फिर वहां के यहाँ पे फिर रेफरेंस दिया। ये ऐसे होता है कि जैसे हम साइंटिफिक राइटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें हमेशा रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत बड़ी दलील दे रहे होते हैं, तो यू हैव टू गिव रेफरेंस फ्रॉम द हदीस या कुरान। तो इसी तरह साइंस में जब आप कोई बात कर रहे होते हैं, यू हैव टू गिव रेफरेंस फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी के इस टाइम पे ये वाली रिसर्च हुई थी और उसने कहा इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसिंग बॉडी वेट, के बॉडी वेट को अगर रिड्यूस करेंगे तो फिर कौन से मैकेनिज्म सेट होंगे और फिर हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी या रेजिस्टिविटी किस तरह कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ये चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं। सो ओके, ये हो गया आपके पास ओरिजिनल रिसर्च। अब रिव्यू आर्टिकल देख लें। ये देखें, दिस इज बीन रिटन की ये रिव्यू है, ठीक है। फिर आगे जर्नल का नाम आ गया, फिर उसकी डिटेल्स और मुख्तलिफ चीजें। फुल टेक्स्ट पे चले जाते हैं। फुल टेक्स्ट में आगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट तो सारों का ही, निचोड़ सारों का ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन आ गया। इसमें कोई स्पेसिफिक उस तरह की इमराट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें खुद से हेडिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। हम रिव्यू कैसे लिखते हैं हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। ये टेबल बना लिया, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ तरह की डायग्राम्स, इलस्ट्रेशन, वो चीजें भी बनानी होती हैं। वो आई विल टीच यू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज द मेन थिंग। नाउ नेक्स्टली केस रिपोर्ट्स। केस रिपोर्ट ये होता है कि यू आर अ डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एक ऐसा यूनिक केस आ गया, ऐसा यूनिक केस जो कि बहुत रेयर था, या फिर यूं हुआ कि बहुत कम रिपोर्ट हुआ था। जैसे कि एक बंदे ने मेटफॉर्मिन ली फॉर एग्जांपल, और उसको एनसेफेलोपैथी हो गई, ठीक है, मतलब ब्रेन में वो इश्यू स्टार्ट हो गए, ठीक है, सादा अल्फाज में अगर कहूँ तो आपने इस तरह का केस देखा। तो आपने इस तरह का जब केस देखा जो कि पब्लिश भी नहीं है या फिर बहुत रेयर है, तो आप वो केस फॉर एग्जांपल मैनेज करते हैं, डायग्नोज किया आपने, सारा कुछ किया, उसके बाद आप बहुत लाजमी नहीं होता, लेकिन जो लोग लिखते हैं उनके लिए इम्पैक्टफुल होती हैं चीजें। आप एक रिपोर्ट की फॉर्म में लिखते हैं और जर्नल को सबमिट करते हैं, उसको बताते हैं कि ये केस मेरे पास आया, इस वाज अ यूनिक केस, मैंने यूं मैनेज किया, यूं डायग्नोज किया, ये सारी चीजें की। तो आप जब वो केस पब्लिश करते हैं, मतलब जर्नल जब पब्लिश करता है, उसको हम कहते हैं केस रिपोर्ट, ठीक है। अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये निवोलुमाब एक ड्रग है, उससे इंड्यूस हुई कोई डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, कोई, और साथ में उन्होंने लिटरेचर रिव्यू भी किया। लिटरेचर रिव्यू यानी कि जो पुराना डेटा था उसको भी रिव्यू किया। हम इनको बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके स्टडी करेंगे चीजों को। अभी बस मेजरली ये समझ लें कि केस रिपोर्ट होती क्या है, कि कोई यूनिक केस आ गया, उसको आप जब पब्लिश कराते हो तो उसको हम कहते हैं, ये केस की रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि केस कैसे प्रेजेंट कर रहा था, कैसा बंदा था, कितना बूढ़ा था, कितना जवान था, 10 महीनों बाद आया, 5 महीनों बाद आया, कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। देन एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स जो होते हैं ना, बेसिकली एडिटोरियल ये किसी एक्सपर्ट की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। कोई एक्सपर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, होता है, ये भी रिव्यू की फॉर्म में है। केस रिपोर्ट भी रिव्यूज होते हैं, एडिटोरियल्स भी रिव्यूज होते हैं, ठीक है। या फिर लेटर टू द एडिटर, ये भी रिव्यूज होते हैं। ये सारी चीजें रिव्यूज में ही आती हैं। ओरिजिनल रिसर्च में वो जो मैंने आपको बताई, केस कंट्रोल स्टडी, को हार्ट स्टडी, डिफरेंट चीजें, ये ओरिजिनल रिसर्च में आती हैं, ठीक है। अब एडिटोरियल क्या है कि कोई एक्सपर्ट है, तो उसने किसी नई रिसर्च पे, कोई रिसर्च आई और उस पे उसने एक पॉइंट पास किया, ठीक है, और वो जर्नल को सबमिट करता है, तो वो फिर जर्नल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन उसको एक, मतलब पब्लिक करता है, तो उसको हम कहते हैं एडिटोरियल, ठीक है। अब एक चीज होती है लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर होता है कि आप एक शॉर्ट सी कम्युनिकेशन, मतलब उसी तरह जिस तरह एक रिसर्च पब्लिश हुई, तो एक शॉर्ट कम्युनिकेशन की फॉर्म में आप किसी जर्नल को भेजते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है कि ये ज्यादातर जो है ना, वो इस फॉर्म में होती है कि ये क्रिटिसाइज कर रही होती है कि फॉर एग्जांपल ये वाली रिसर्च थी, इसमें सैंपल साइज कम था, मिसाल के तौर पे इसमें सैंपल साइज 500 होना चाहिए था, इन्होंने सैंपल साइज लिया है कि 20 पेशेंट्स का। तो दिस इज नॉट अ गुड स्टडी, या दिस इज नॉट लाइक गुड डेटा प्रोवाइडिंग स्टडी। तो इस तरह का जो लेटर टू द एडिटर लिखा जाता है ना, उसका स्पेसिफिक होता है, लाइक एक ड्राफ्ट होता है,
लेटर टू द एडिटर, फॉर एग्जांपल एल्जेवायर को लिख रहा है कोई बंदा, तो हर एक का ना डिफरेंट होता है, हर जर्नल का। तो ये उसमें प्रॉपरली उन्होंने दिया होता है कि कितने पेजेस का लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है, क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है, तो वो सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। तो दीज आर द मेन थिंग। So let us move towards the anatomy of a scientific article। मैंने आपको बता दिया सिंपली कि ये एक ओरिजिनल रिसर्च हमने खोली थी, ठीक है। तो वही वाली रिसर्च का लिंक मैंने यहाँ पे भी दे दिया हुआ है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मटेरियल मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन होती है, कंक्लूजन होता है। इमराड बहुत लाजमी है, IMRD ये लाजमी होगा हर एक आर्टिकल में। अब इमराड क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा आगे जाएंगे, जब आगे आगे का बार बार कह रहा हूँ, मतलब वी विल मूव फॉरवर्ड, तो हम इन चीजों को बहुत एक्सटेंसिवली इंशाल्लाह पढ़ेंगे और यू विल ट्राई इट फॉर दिम। लेकिन अभी शॉर्टली ये याद रखें, इंट्रो, किसी को आप इंट्रो देते हैं तो वो इंट्रो कैसे देते हैं, आप अपना बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है, आप अपनी करंट स्टेट बताते हैं, आप अपनी फ्यूचर बताते हैं, ठीक है, कि वी आर लुकिंग फॉर a better job opportunities in the 5 years 10 years। तो इस तरह की चीज, like you do a prediction uh, in the context of your interest and your like background। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन में सेम चीज होती है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च स्टडी की कि इफेक्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ मेटफॉर्मिन, यानी कि इन डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट्स, यानी कि डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है या कम हो रही है अगर आप मेटफॉर्मिन यूज कर रहे हो। तो मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग दैट इज एन एंटी डायबिटिक, और भी बहुत सारी सीमाग्लूटाइड, बहुत सारी ड्रग्स हैं। एक ही ड्रग की एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा आसान रहे। तो आप पहले डायबिटीज को उसका बैकग्राउंड बताओगे, उसकी करंट स्टेट बताओगे कि दुनिया में इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, दुनिया में इसकी एपिडेमियोलॉजी कितनी है, इसकी प्रेवलेंस कितनी है, और फिर पाकिस्तान में बताओगे। एपिडेमियोलॉजी और प्रेवलेंस का ये सीन होता है कि आप बताते हो कि फॉर एग्जांपल हर 100 बंदों में से 10 बंदों को है, 20 बंदों को है, 50 बंदों को है, कितने बंदों को, यानी कि कितनी प्रेवलेंट है, कितनी फैली हुई है ये डिजीज, ठीक है। तो ये चीजें बताते हो। वो फिर WHO की जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाती हैं। WHO आ गया, ठीक है, WHO की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनसे आपको पता चलता है, ठीक है। अब ये हेल्थ टॉपिक्स में इन्होंने बताए होंगे सारे फैक्ट्स एंड पिक्चर्स, या जो भी डेंगू के बारे में फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि डेंगू कितना है, उसकी रिपोर्टिंग सारी बताई होगी कि 100 to 4,400 मिलियन इन्फेक्शंस अकरिंग ईच ईयर। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये प्रेवलेंस को बताती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने ये जो सारी रिपोर्टिंग साथ में CDC, ठीक है, सेंट्रल जो डेपोजिटरी होती है ये ड्रग के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो ये ना, ये मेजर दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये फिर अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये रिपोर्ट्स जो होती हैं हम इनको देखते हैं, फिर डेटा हमें मिलता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज पे मेजरली काम कर रही होती हैं CDC। सो दीज आर द थिंग्स कि इंट्रोडक्शन में आप ये चीजें लिख रहे होते हैं, ठीक है। आपने बैकग्राउंड लिखा, आपने फिर करंट स्टेट लिखी, आप चीजों को रिलेट करते हैं कि मेटफॉर्मिन क्या है, मेटफॉर्मिन के इफेक्ट क्या है। पहले एक चीज को लिया, डायबिटीज को लिया, उसका बताया, फिर मेटफॉर्मिन को लिया, उसका बताया, फिर दोनों को रिलेट किया, फिर आप बताते हैं कि आपने क्या स्टडी गैप फाइंड किया कि आप फिर इस पे काम करना शुरू हुए, यानी कि आपको क्यों लगा आपका ये स्टडी गैप है। और स्टडी गैप उस चीज को कहते हैं कि जिसपे आप काम करना चाह रहे हो। मतलब एक रिसर्च, आप बहुत सारी रिसर्चेज आपने पढ़ी, बहुत सारे रिव्यू आर्टिकल्स आपने पढ़े, आपने देखा जी कि जो ब्रोकोलाई है, मतलब बंद गोभी, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बना रही है, ठीक है। तो आपने ये स्टडी गैप फाइंड किया। स्टडी गैप कैसे फाइंड करते हैं कि जो टॉपिक आप फाइंड करते हैं उस पर पहले रिसर्च ना हुई हो, या अगर रिसर्च हुई भी हुई है तो वो बहुत अर्सा पहले हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले, 10 साल पहले। या तीसरी चीज ये होती है कि वो रिसर्च दुनिया के किसी और पार्ट में हुई हुई है और आपकी कंट्री में या आपकी विसिनिटी में नहीं हुई,
ये 3-4 चीजें देखनी होती हैं, तब आपका वो टॉपिक रिसर्च गैप माना जाता है। ठीक है, तो आप फिर इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि क्यों आपका रिसर्च गैप था। हम एक इंट्रोडक्शन की पूरी क्लास रखेंगे, उसमें बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे क्राफ्ट करते हैं वो चीजें। फिर मेथडोलॉजी में क्या होता है कि आप मटेरियल एंड मेथड बताते हो कि आपने डिजाइन कैसे किया कि ये 12 वीक का 12 हफ्तों का सिंगल सेंटर्ड का मतलब है कि एक ही सेंटर पे ये स्टडी की गई। ठीक है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रेंडमाइज का मतलब होता है कि रेंडमाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 बंदे थे, उनमें से एवरी 5th पर्सन आपने उठा लिया। ठीक है, ये रैंडम पर्सन आपने उठाए, ये नहीं है कि हर बंदा ही आपने ले लिया, वो चीजें। फिर आपने बताना होता है कि आपका जो स्टडी पीरियड जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, 2016 नवंबर से लेके 2019 जून तक था। फिर आपने कौन सी रिव्यू कमेटी से ये रिव्यू कराया कि वो आपको अलाउ किया उन्होंने, फिर उसका कोड लिखते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको मतलब प्रॉपरली एक्सटेंसिवली गाइड करूंगा कि ये मटेरियल मेथड कैसे लिखे जाते हैं। फिर रिजल्ट्स आते हैं, आपने वो सारी स्टडी की, तो ये देखें, लेट्स सी इन द टॉपिक। अब ये बता रहे हैं कि हमने 426 पेशेंट्स लिए, जो पेशेंट्स थे या जो भी इनके पास क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ था। वी हैव नॉट स्टडीड द होल आर्टिकल। तो उसमें से कितने इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, कितने बंदे जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दो चीजें होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया ये है कि कोई बंदा आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आप उसको अपनी स्टडी में रख लेते हो, यानी कि वो इंक्लूड हो रहा है, तो उसको कहते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, एक क्राइटेरिया आप सेट करते हो कि मैंने बंदे रखने हैं 10 से 15 साल की या 10 से 20 साल की, ये पेशेंट्स रखने हैं सिर्फ, तो वो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फिर आपका क्या बनेगा कि जो 20 से ज्यादा वाली एज के हैं या 10 से कम वाली एज के हैं। तो जो बंदे इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे थे, वो 195 थे, वो इन्होंने निकाल दिए। जो जिन्होंने खुद से पार्टिसिपेट करने की कोई विलिंगनेस शो नहीं की, वो 45 थे, उनको भी निकाल दिया। हम आगे जाके रिसर्च एथिक्स भी पढ़ेंगे, हमें सारे मद ने बहुत अच्छा पढ़ाया है इन चीजों को, आगे जाके आप लोग ये भी चीजें पढ़ेंगे। मैं जो अभी तक चीजें सीखी हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्स और एक्सटेंसिव करके बता रहा हूँ, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा आता रहे। हमारी क्लासेस में ये सीन होता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अच्छे से डिलीवर हो पाता है, लेकिन हमारे सिस्टम्स ऐसे बिल्डअप नहीं हुए हुए कि जिनकी वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम दे पाते हैं टीचर्स। तो आई एम ट्राइंग के आप सारी चीजों को ना साथ साथ लेके रिलेट करके सीखते चले जाएं। ठीक है, अदर रीजंस की वजह से इन्होंने इतने एक्सक्लूड किए। अब रेंडमाइजेशन करके 160 बंदे इन्होंने लिए, एलोकेशन की, फिर फॉलो अप लिया, फिर एनालिसिस की। अब ये सारा इन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर इन्होंने क्या किया, उनके रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, उन पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाई, तो वो रिजल्ट्स निकले। ठीक है, अब वो रिजल्ट्स उन्होंने यहाँ पे लिख दिए कि स्टडी ग्रुप जो ये था तो उसकी मीन कितना था, 56 उसका मीन था। पढ़ेंगे हम सारी चीजें कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, कितनी देर तक उनको डायबिटीज रही, उसकी मीन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था। कंट्रोल ग्रुप, स्टडी ग्रुप एक होता है केस ग्रुप, यानी कि जिन बंदूक को हमने स्टडी किया जो पेशेंट्स थे, एक होता है कंट्रोल ग्रुप जिनको डिजीज नहीं होती। ठीक है, पी वैल्यू इज समथिंग के सिग्निफिकेंस को शो करती है, अभी के लिए समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट ये है कि ये आपको बता रही होती है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो बाई चांस आया है या फिर आपका रिजल्ट एक्यूरेट है। ठीक है, सादा अल्फाज में। फिर आप इन रिजल्ट्स के बाद डिस्कस करते हैं इन्हीं रिजल्ट्स को, आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो उसमें क्या था कि कोई चीज किससे कितनी रिलेट कर रही है, कोई चीज किससे कितनी रिलेट कर रही है, तो वो चीजें कर रहे होते हैं। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल, जो मैंने शॉर्टली आपको सारा कुछ बता दिया। इंट्रो क्या होता है, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, फिर कंक्लूजन, रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये इमराड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता है वो इमराड मस्ट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन। बाकी चीजें जो आना चाहें वो आ सकती हैं, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में वो आ सकती हैं। ठीक है,
यहाँ तक रखते हैं इन चीज़ों को, बाकी आगे इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे कल क्लिनिकल रिसर्च के हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, गैप्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आर्टिकल्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ के आएँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो अदरवाइज यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू।